हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी नॉवेल। हम लोगों ने इससे पहले अभी 2019 का पेपर सॉल्व किया सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड प्राइमरी लेवल का। ठीक है, 1 to 5 जो एग्ज़ाम होता है। उसके बाद हम लोगों ने 2018 किया। अब हम लोग अपने 2017 पे को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये आपका 2017 का यानी कि 2017 का पेपर है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट ट्रू। इसमें से क्या नहीं सही है। ठीक है, यानी कि कौन सा युग्म ऐसा है जो कि सही नहीं है। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ स्किनर, क्लासिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग पावलोव एंड होलिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग हल। ठीक है, तो हिंदी में भी इसको देखेंगे। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव एंड सीखने का समग्र सिद्धांत हल। ठीक है, तो इसमें जो टिक लगे हुए हैं उस पर ध्यान मत दीजिएगा। जो आपको रेड से कलर से टिक किए जाएंगे वो आपके राइट आंसर्स होंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले बिना आंसर्स को जाने पहले ये समझ लेते हैं क्योंकि ये थ्योरीज आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 2019 से जो मैं पढ़ा रही हूँ, आपको जब आप 2019 से 2011 तक पहुँचेंगे तब आपको अपने आप सब लर्न हो गया होगा, क्योंकि ये सारी थ्योरीज शुरू से पूछी जा रही हैं और इसको हर बार बहुत डिटेल में और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हुए और हर बार के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है उनको लेते हुए थ्योरी को बताया जा रहा है। तो जब तक आप 2011 तक पहुँचेंगे तब तक आपकी ये सारी थ्योरीज आप लोगों को एकदम फिंगर टिप पे होंगी आपके, और आप आराम से उसको कहीं पे भी टिक सही ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रीवियस जो पेपर्स हैं उनसे ही काफ़ी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। चलते हैं अपनी थ्योरी की तरफ, जिसमें है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है, एसआर थ्योरी की बात करें, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी की बात करें तो वो किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने दी थी। तो ये बिल्कुल जो पेयर है ये बिल्कुल सही है और हमें पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी थॉर्नडाइक की कि इन्होंने किस पे काम किया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी पे काम किया या एसआर थ्योरी पे काम किया या ट्रायल एंड एरर थ्योरी पे काम किया। ठीक है, इन्होंने जो अपना किस पे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था? कैट पर, यानी कि बिल्ली पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने एसोसिएशन बताया था स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में। ठीक है, अगर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एसोसिएशन की बात आ जाती है तो वो किसने बताई है? थॉर्नडाइक ने बताई है। ठीक है, ये किस पे बेस करता है? कनेक्शनिज्म पे। ठीक है, कनेक्शन क्रिएट करता है कि अगर स्टिमुलस मिलेगा तो रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, इसे एसआर थ्योरी कहते हैं। अब बात करते हैं अगर कि सब्जेक्ट क्या था, विषय क्या थी? विषय थी इनका, एनिमल था कैट। ठीक है, बिल्ली। स्टिमुलस की बात करें तो स्टिमुलस इनका क्या था? यानी कि उद्दीपक। ठीक है, उद्दीपक थी मछली यानी कि फिश। मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन कोई कौन दे रहा था बिल्ली को? स्मेल दे रही थी, जो मछली की स्मेल थी उससे उसको मोटिवेशन मिल रहा था और वो कोशिश कर रही थी कि वो उससे बाहर निकले। उसके बाद ड्राइव की अगर बात करते हैं तो ड्राइव क्या थी? ड्राइव हंगर थी, जो उसको भूख लग रही थी वो उसके लिए ड्राइव का काम कर रहा था। जो मेरा एक एक सेंटेंस है, हर सेंटेंस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है, इसलिए बहुत अच्छे से इसको सुनिएगा। फिर बात करते हैं थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक ने एक और काम किया है। ये फादर कहलाते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के। ठीक है, थॉर्नडाइक क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। और इन्होंने जो लॉ थ्योरीज दी हैं ये किस पे दी हैं? लर्निंग पे दी हैं। ठीक है, लर्निंग मतलब सीखना, सीखने पे इन्होंने थ्योरीज दी गई हैं। अब बात कर ले थॉर्नडाइक की, तो इन्होंने लॉज दिए थे, दो तरह के लॉ दिए थे, प्राइमरी लॉज, ठीक है, और सेकेंडरी लॉ। जो प्राइमरी लॉ होते हैं उनके अंदर 3 लॉज आते हैं और उन्हीं लॉज को अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आपको सेकेंडरी से उसको आप समझ लेंगे कि ये सेकेंडरी लॉ नहीं है और आप टिक कर लेंगे। तो वो 3 लॉ आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। पहला है लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि ई से इसको डिनोट करेंगे। फिर है लॉ ऑफ रेडीनेस, आर, और तीसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसमें आगे बात की जाती है कि यूज़ और डिसयूज़ की बात की जाती है, वो आगे नहीं करेंगे। ठीक है, तो थॉर्नडाइक में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली। तो अब यहाँ से ये ऑप्शन यहाँ से निकल जाता है क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दिया गया उसके हिसाब से ये बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आपके स्किनर ने दी है। ये भी ऑप्शन आपका यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि इन्होंने नॉट ट्रू पूछा है कि कौन सा पेयर सही नहीं है। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो आपकी है ये स्किनर ने ही दी थी। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट रैट पे किया था। ये रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी है, वो एसआर थ्योरी थी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी थी, ये उल्टी है उसकी, जस्ट रिस्पॉन्स स्टिमुलस यानी कि अनुक्रिया उद्दीपक। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को एक और नाम दिया जाता है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ठीक है, याद रखिएगा, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी।
एक और इनको टर्म इसके लिए यूज़ किया जाता है रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ठीक है। फिर बात करें तो इसको स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट के नाम से भी मैच किया गया है, ठीक है, ये आप लोग बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। और अगर हम BF के अंदर की बात करें तो उन्होंने प्रोग्राम लर्निंग प्रिंसिपल्स पे भी काम किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन थर्ड की तरफ, जिसमें बताया गया क्लासिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग, जो कि पैवलव की ही है। उन्होंने डॉग पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था और इसको कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं या SR थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन यहाँ से निकल गए क्योंकि ये तीनों करेक्ट हैं। और अब बात करते हैं होलिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग की, ये हल ने नहीं दी थी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन फोर्थ मिल जाता है क्योंकि होलिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग हल ने नहीं दी थी, ठीक है। हल ने जो दिया था वो था आपका ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ठीक है। हल ने हमें क्या दिया है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी गई है। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी आपका हिंदी में भी ये आपका लास्ट हो जाएगा जो कि हल ने नहीं दी है। अब बात करते हैं हुज नेम इज एसोसिएटेड विद फादर ऑफ यूजेनिक्स। यूजेनिक्स यानी कि सुजनन शास्त्र के पिता इनमें से कौन है, ठीक है। यानी कि फादर ऑफ यूजेनिक्स कौन है, गैल्टन है इसके फादर ऑफ यूजेनिक्स, यानी कि ऑप्शन 2 गैल्टन कौन है फादर ऑफ यूजेनिक्स, इसको याद रखिएगा। हु डिस्क्राइब्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन ग्लैंड्स, ठीक है। यानी कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व को विभिन्न प्रकारों में चर्चा किस साइंटिस्ट ने या किस साइकोलॉजिस्ट ने की है, तो वो आपके कौन है, आपकी सही है यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है। जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही है, यानी कि क्रशमर ने ग्लैंड्स के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी को डिवाइड किया था, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें है क्रिएटिविटी इज अ मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय, ठीक है। तो हिंदी में पढ़ लेते हैं। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये किसने बताई है, ये क्रो ने बताई है। इसको याद करने के लिए देखिए क्रिएटिविटी में सी होता है, सी यहाँ पर भी होता है। उसके बाद इसको आप याद कर सकते हैं, कम्स आउटकम्स में सी आता है तो सी एंड सी, यानी कि क्रो ने क्या बोला था, क्रिएटिविटी इज अ मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स। हम क्रिएटिविटी ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारे अंदर के जो आउटकम्स होते हैं, मानसिक हमें प्रक्रिया चल रही है, वो सब क्या निकल के बाहर आ जाती है, ठीक है। उसके फॉर्म में हमें वो दिखती है। हम हर इंसान की अपनी अलग अलग क्रिएटिविटी होती है, हर इंसान एक अलग तरीके से अपना काम करता है, ठीक है। उसी चीज़ को वो अलग उसमें, तो वो उसकी क्रिएटिविटी होती है जो बाहर आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेंडेंसी ऑफ फीलिंग ऑफ रिवोल्ट इज कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग एजेस, ठीक है। विद्रोह की जो भावना बच्चे में पैदा होती है तो वो कौन सी अवस्था में होती है, यानी कि बाल्यावस्था में आती है या इन्फेंसी में या पूर्व किशोर अवस्था या मध्य किशोर अवस्था। तो देखिए चाइल्डहुड में बच्चा बहुत छोटा होता है, उसे बिल्कुल रिवॉल्ट करने की या विद्रोह की भावना आने का सवाल नहीं है। अब बात होती है इन्फेंसी की, तो वो तो 1 साल का टाइम होता है, तो वो उसमें भी बच्चा बहुत छोटा होता है। एडोलेसेंस एज ही ऐसी होती है जिसमें तकरार, गुस्सा, विद्रोह यानी कि शुरू होता है अगेंस्ट, ठीक है। क्योंकि वो जो है स्टेनले हॉल के अकॉर्डिंग वो बहुत ही मुश्किल का टाइम होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में बच्चा होता है। इससे रिलेटेड डेफिनेशन भी हम कर चुके हैं, स्टेनले हॉल ने दी थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है एडोलेसेंसी आंसर है, लेकिन अर्ली या मिडिल, तो मिडिल इसका आंसर, यानी कि मध्य किशोरावस्था में बच्चा में रिवोल्ट यानी कि विद्रोह की भावना पैदा हो जाती है, फीलिंग ऑफ रिवोल्ट पैदा हो जाती है। क्वेश्चन 6 की बात करेंगे। द पीरियड ऑफ लर्निंग वेयर नो इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इज मेड इज कॉल्ड, ठीक है। ये क्या कहलाता है आपका, ये आपका कहलाता है, देखिए प्लेटूज ऑफ लर्निंग। हम लोग ने लर्निंग कर्व के बारे में पढ़ा था कि लर्निंग कर्व 3 तरह के होते हैं, कॉनकेव होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल नहीं होते, ये हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। और अब बात यहाँ पे कर्व की नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे प्लेटूज की बात करें कि मतलब एक टाइम आता है कि ये ऊपर हुआ और उसके बाद ये ऐसे होके ऐसे हो जा रहा है, तो ये किस कंडीशन में आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है द पीरियड ऑफ लर्निंग वेयर नो इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात कह रहे हैं कि जो प्लेटूज आते हैं वो आपके, ये बिल्कुल सही है कि जब प्लेटूज आ जाते हैं वही बताते हैं कि बच्चे के अंदर अब कोई भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, परफॉर्मेंस में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं देखा जा रहा है, यानी कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति ना हो, यानी कि उसका ये मतलब है कि सीखने का पठार आ गया है, यानी कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है टाइम के साथ।
ठीक है, तो हमें ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट मिलता है। इससे रिलेटेड एक डेफिनेशन है जो कि इम्पॉर्टेंट है और पेपर में भी आई हुई है, तो उसको आप लोग एक बार सुन लीजिए। प्लेटूज ऑफ लर्निंग आर अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस इंडिकेटिंग अ पीरियड वेयर नो इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इज मेड। यानी कि ये जो इनके गेट्स एंड अदर्स की ये आपकी डेफिनेशन है, इसी से देखिए ये क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन पे बेस्ड था क्वेश्चन आपका? गेट्स एंड अदर्स। ये आप लोग याद रखिएगा, हिंदी में भी सीखने की अवधि, जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति ना हो, इससे रिलेटेड अगर कोई डेफिनेशन मिलती है तो वो किसकी है? गेट्स एंड अदर्स की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग IQ। IQ हमें यानी कि बुद्धि लब्धि का सूत्र हमें निकालना है, तो इसमें से क्या होगा? हमेशा देखिए मेंटल एज, और इसकी बात अगर हम करें तो मेंटल एज ऊपर आएगी, क्रोनोलॉजिकल नीचे आएगी, मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, यानी कि जो रियल, जिससे किसी की एज 25 है तो वो यहाँ पे रख दी जाएगी जो एज होती है, और मेंटल एज निकाल के वो यहाँ पे पुट की जाएगी और उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो IQ निकल आएगा। हिंदी में देखें तो मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र आपका थर्ड ऑप्शन है। हु हैज़ प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर। देखिए अभी हमने सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, वो किसकी है? T फॉर थॉर्नडाइक की है। ठीक है, हमने थॉर्नडाइक के बारे में अच्छे से पढ़ा था कि थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी। अब अगर बात कर लें यहाँ पे कोहलर की, पावलव की बात हम कर चुके हैं, तो कोहलर की अगर बात करें तो इन्होंने थ्योरी ऑफ लर्निंग दी थी, थ्योरी ऑफ इनसाइट भी कह सकते हैं, जो कि इन्होंने बंदर यानी कि मंकी पे की थी और उसका नाम था सुल्तान। आगे चलते हैं। इन अ नॉर्मल जाइगोट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ पेयर। देखिए जो क्रोमोसोम होते हैं यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने पेयर्स में होते हैं? तो वो हमेशा 23 जोड़े। ठीक है, 23 जोड़े या 23 पेयर्स। और अगर हम उसका नंबर पूछ लिया जाए कि गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, पेयर ना पूछे जाएं, जोड़े ना पूछे जाएं, तो वो होती है 46। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन हमें मिलेगा 23rd, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन 10 ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। देखिए फिर आ गई, अब जो वही जो हमने लर्निंग थ्योरी शुरू में पढ़ी थी वही फिर आ गई। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय। अभी हमने पढ़ा था कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी, और इन्होंने आपके जो हल थे इन्होंने दी थी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। ये मोटिवेशन से रिलेटेड है। ठीक है, प्रेरणा। कोहलर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए कोहलर की अभी फिर से बात आ गई यहाँ पर। थ्योरी ऑफ लर्निंग इन्होंने दी थी, थ्योरी ऑफ इंसाइट दी थी, सुल्तान पे एक्सपेरिमेंट किया था। सुल्तान कौन था? इनका एक वो था, मंकी था, सुल्तान उसका नाम था। ठीक है, यहाँ पे बात करें कि कोहलर किससे एसोसिएटेड है? थ्योरी ऑफ मोटिवेशन से, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट से, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी से, या थ्योरी ऑफ लर्निंग। ऑब्वियस सी बात है कि इन्होंने थ्योरी ऑफ लर्निंग दी थी, जैसे पावलव, थॉर्नडाइक, ठीक है, स्किनर, इन सब ने थ्योरी ऑफ लर्निंग दी थी, वैसे कोहलर ने भी थ्योरी ऑफ लर्निंग पे काम किया था। अब बात करते हैं फ्लिड मोज़ैक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस वॉज प्रपोज्ड बाई। ठीक है, ये मॉडल जो है किसने दिया है? ये कैटल ने दिया है। और ठीक है, इस और ये इसमें काफ़ी मॉडल्स आए हैं, लेकिन ये मॉडल आपके कैटल ने दिया है। और बात नहीं आगे, वही थॉर्नडाइक और स्किनर की बात की गई है, तो अब आगे इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग इज यूज टू इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग से क्या होता है? ठीक है, क्या इंप्रूवमेंट होता है? यानी कि शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग करने से किस में सुधार आता है? सृजनात्मक। ठीक है, यानी कि क्रिएटिविटी क्रिएट होती है। ब्रेन स्टॉर्मिंग से क्रिएटिविटी क्रिएट होती है, सृजनात्मकता आती है। अब बात करेंगे गोलमैन की। गोलमैन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। गोलमैन किससे रिलेटेड हैं? देखिए गोलमैन की बात आएगी, को गोल से याद रखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, गोलमैन किससे रिलेटेड है? इमोशनल इंटेलिजेंस। इनसे काफ़ी पहले साइंटिस्ट है, उन्होंने इमोशंस के बारे में बात की। मेनली इमोशंस में देखा जाए तो फेयर यानी कि डर, एंगर यानी कि गुस्सा, और लव यानी कि प्यार, तीन चीज़ों के बारे में बात की। और इमोशंस से, और इमोशंस के साथ ही फिर इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात की गई, जो किसने की थी? गोलमैन ने की थी। अब बात करते हैं फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें से अलग करना है। थ्योरी ऑफ लर्निंग टू लर्न, ये थ्योरी ऑफ लर्निंग है। फिर थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, फिर है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ये हल ने दी थी, ये मोटिवेशन की थ्योरी है, तो ये कुछ अलग लग रही है, इसको पहले अलग कर लेते हैं। थ्योरी ऑफ जर्नलाइजेशन। देखिए ये जो तीन है, थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और जो फोर्थ ऑप्शन है, ये आपकी लर्निंग पे बेस्ड है, और ये आपके मोटिवेशन पे बेस्ड है, प्रेरणा पे बेस्ड है, इसलिए ये हल ने दी थी
तो इसीलिए ऑड आपका क्या हुआ, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ये आपका राइट आंसर हुआ। इसको यहाँ पे लिख लेंगे, हल ने इसको दिया था, HULL हल। ठीक है, हिंदी में बात करें तो अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत अधिगम से रिलेटेड है, समान अवयवों का सिद्धांत भी अधिगम से ही रिलेटेड है, सामान्यकरण का सिद्धांत भी अधिगम से जुड़ा हुआ है। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किससे जुड़ी हुई है, प्रेरणा से जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं 16 क्वेश्चन पे। द लोएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव अचीवमेंट, द लोएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव अचीवमेंट इज नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस। देखिए अभी तक ब्लूम की बात नहीं आ रही थी, हम सोचे थे अभी तक ब्लूम का क्वेश्चन क्यों नहीं आया। संज्ञानात्मक समग्र प्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है, ये आपको पता है, बार बार बताया जा रहा है शुरू से कि BS ब्लूम ने 3 क्या दिए थे, आपके लेवल्स दिए थे, एक कॉग्निटिव, एक अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, यानी कि संज्ञानात्मक और फिर आगे अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ये 3 दिए थे, जिसमें इन्होंने बात की है मेनली कॉग्निटिव डोमेन पे। ठीक है, कॉग्निटिव में आपका सबसे पहले आ जाता है नॉलेज। ठीक है, जो आपका आंसर होगा द लोएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव अचीवमेंट नॉलेज। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आ जाता है नॉलेज, फिर आपका आ जाता है कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन के बाद आपका आ जाता है एप्लीकेशन, अप्लाई करने के बाद आ जाती है उसकी एनालिसिस, एनालिसिस के बाद आ जाती है सिंथेसिस और सिंथेसिस के बाद आ जाती है इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये हायरार्की इनकी नीचे से ऊपर की तरफ आती है। तो अगर बात करें लोएस्ट लेवल तो वो हो गया नॉलेज यानी कि ज्ञान। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल जाता है। अब बात करें कि एक बच्चा है जो कि साइकिल चलाता है। ठीक है, लेकिन वो फिर उसके चलाते चलाते वो मोटर बाइक भी चलाना सीख रहा है। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। ये उदाहरण किस तरह का है, तो ये आपकी सीधी सीधी वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी कि ऊर्ध अधिगम अंतरण का है। ठीक है, इजी था ये आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ प्लेटूज ऑफ लर्निंग। ठीक है, इनमें से कौन सा अधिगम के पठार के लिए कारण नहीं है। लिमिट ऑफ मोटिवेशन, अगर मोटिवेशन नहीं मिलता है तो बच्चों में प्लेटू यानी कि पठार आने लगेगा, यानी कि ये है, ये रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि प्रेरणा की सीमा अगर है तो फिर प्रॉब्लम होगी, यानी कि ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि नॉट पूछा है इसलिए ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। फिर है नॉन कॉपरेशन ऑफ स्कूल, यानी कि अगर विद्यालय का असहयोग हो रहा है तो इससे रिलेटेड प्लेटूज तो नहीं पैदा हो जाएगा कर्व में, है ना, तो ये यहाँ से हटाते हैं अभी। फिर है हमारा फिजियोलॉजिकल लिमिट यानी कि शारीरिक सीमा, कि शारीरिक एक हद होती है कि इंसान कितना काम कर पाता है, फिजिकली वो कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है, तो वो उस हिसाब से लर्निंग उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये फैक्टर एक हो सकता है। फिर बात करते हैं लिमिट ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान की भी एक सीमा सबकी अपनी अपनी होती है, यानी कि इसमें जो पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ प्लेटूज ऑफ लर्निंग, तो वो आ जाएगा नॉन कॉपरेशन ऑफ स्कूल, यानी कि ये इससे रिलेटेड नहीं है। प्लेटूज ऑफ लर्निंग के लिए लिमिट ऑफ मोटिवेशन, फिजियोलॉजिकल लिमिट और लिमिट ऑफ नॉलेज रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, यानी कि प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा इस पर असर डालती हैं, इसका कारण होती हैं, लेकिन इसमें पूछा है कि क्या कारण नहीं है, तो विद्यालय का असहयोग इसका कारण नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन की, जिसमें पूछा है कि लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस ऑफ ट्रेनिंग। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। ये किसने दिया था, ये गेट्स एंड अदर्स ने दिया था। ठीक है, इससे पहले भी अभी हम लोग ने जो प्लेटूज से रिलेटेड डेफिनेशन पढ़ी थी वो भी गेट्स एंड अदर्स की थी। Plateaus of learning are the characteristic feature of the learning process indicating a period where no improvement in performance is made. ये भी गेट्स एंड अदर्स ने ही दी थी। अब बात करते हैं 20 क्वेश्चन की, जिसमें इन्होंने पूछा है, इन्होंने बात की है स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट मेजर। इसमें से जो ये टेस्ट है ये क्या मेजर करता है। ठीक है, तो अगर बात करें तो स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट जो है वो इंटेलिजेंस को मेजर करता है। ठीक है, और ये एक तरह के जो आपके टेस्ट होते हैं वो कई तरह के होते हैं, यानी कि इंडिविजुअल होते हैं और ग्रुप में होते हैं, यानी कि अकेले और एक समूह में होते हैं। ठीक है, उसके बाद भी उसमें कई टाइप्स हो जाते हैं, यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल मतलब आप लोग को पता है जो बोल के, और नॉन वर्बल। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैनफोर्ड बिनेट परीक्षण किसका है, बुद्धि का है, यानी कि इंटेलिजेंस का। अब बात करेंगे हु हैज़ क्लासिफाइड इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। किसने क्लासिफाई किया, तो वो आंसर आपका है यूंग। ठीक है, ऑप्शन 2। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर।
कौन से फैक्टर्स सोशल डेवलपमेंट में असर डालेंगे, प्रभावित करेंगे बच्चों के सामाजिक विकास को। ठीक है, तो पहला है आर्थिक तत्व यानी कि इकोनॉमिक्स एलिमेंट्स। ठीक है, ये नहीं करेंगे। फिर है सोशियो इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स, फिर है फिजिकल एलिमेंट्स, फिर है हेरिडिटी। ठीक है, तो बच्चे के सामाजिक विकास को जो प्रभावित, हेरिडिटी से उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, फिजिकल से भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि समाज की बात की जा रही है। आर्थिक यानी कि पैसे से रिलेटेड भी कुछ नहीं होगा, लेकिन सोशल एनवायरमेंटल एलिमेंट यानी कि सामाजिक परावेश जन्य तत्व इस पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन 2 इसका राइट होता है। 23rd क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट का इसमें से कौन सा प्राइमरी लॉ है। ठीक है, तो आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट की बात की जा रही है तो लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ यानी कि द्रुतगामी विकास का नियम यहाँ पे सही होगा। और बाकियों की अगर बात करें तो लॉ ऑफ डिफरेंस फ्रॉम मेंटल डेवलपमेंट यानी कि ये मानसिक विकास की बात आ रही है तो ये शारीरिक विकास की बात ही नहीं कर रहा है, तो ये यहाँ से वैसे ही हट जाएगा। फिर देखिए लॉ ऑफ इरेगुलर डेवलपमेंट यानी अनियमित विकास, तो जो बॉडी की ग्रोथ होती है यानी कि जो शारीरिक विकास होता है वो इरेगुलर नहीं होता है, वो अनियमित नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी रिमूव हो गया यहाँ से। फिर है लॉ ऑफ रिलेशन फ्रॉम इमेजिनेशन एंड इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि कल्पना और संवेगात्मक विकास के संबंध का नियम, तो ये भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो हमें मिल गया अपना ऑप्शन प्राइमरी लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। बाकी सब जो है वो मानसिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इमोशनल की बात आ जाती है या इमेजिनेशन की बात आ जाती है, संवेगात्मक कल्पना, तो ये सब किससे रिलेटेड है हमारे, ये हमारे मेंटल यानी कि मेंटल मीन्स मानसिक विकास से जुड़े हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, इसमें से कौन सी ऐसी थ्योरी है जो कि डेवलपमेंट की नहीं है, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट नहीं है, तो वो आपकी है थ्योरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स। ठीक है, ये कंडीशन यानी कि हमने शुरू में पढ़ा था कंडीशन पैदा हो जाती है। ठीक है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत डेवलपमेंट थ्योरी नहीं है, यानी कि बाकी जो थ्योरी है थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ, थ्योरी ऑफ इंटर रिलेशन, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, ये सब डेवलपमेंट की थ्योरीज हैं। ठीक है, यानी कि विकास के सिद्धांत की बात करें तो निरंतर विकास का सिद्धांत, क्योंकि हम लोगों में कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ होती है, लगातार हम बढ़ते हैं। परस्पर संबंध का सिद्धांत, आपस में इंटर रिलेशन रहता है एक दूसरे से, अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो उस हिसाब से हमारी बॉडी पर इफेक्ट आता है, असर पड़ता है। समान प्रतिमान यानी कि यूनिफॉर्म पैटर्न एक चलता है, ये नहीं है कि एक हाथ लंबा हुआ जा रहा है दूसरा हाथ छोटा हुआ जा रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की ये जो डेवलपमेंट है ये आपके विकास के सिद्धांत ये 3 सही हैं, 2, 3 और 4। और इसमें से हमें ऑप्शन अपना मिल गया थ्योरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स, ये हमारे विकास के सिद्धांत नहीं है। डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय, ये स्टेटमेंट आपका किसने दिया है, गेजल ने दिया है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। फिर बात करेंगे इंस्टिंक्ट्स आर क्लासिफाइड 14 टाइप्स, तो ये आपके किया है मैकडोगल ने। ठीक है, इन्होंने इंस्टिंक्ट्स की बात की और इन्होंने 14 टाइप्स, उसको 14 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, 14 प्रकार से वर्गीकृत कर दिया। अटेंशन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन द ऑब्जेक्ट रैदर देन अपॉन अनदर, द स्टेटमेंट इज गिवन बाय रॉस। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है, रॉस ने दिया है। अटेंशन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रैदर देन अपॉन अदर, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ठीक है, याद रखिएगा रॉस ने दी थी, रॉस से बहुत रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो जाती हैं डेफिनेशन। विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, देखिए फिर से थॉर्नडाइक से क्वेश्चन आ गया, क्योंकि हम लोगों ने बात की थी कि लर्निंग लॉज उन्होंने दिए थे प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जिसमें प्राइमरी में क्या था, लॉ ऑफ रेडीनेस था, लॉ ऑफ एक्सरसाइज था एंड लॉ ऑफ इफेक्ट था, लेकिन लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स सेकेंडरी लॉ में आता है। इसीलिए आपका 28 का राइट ऑप्शन थर्ड हो जाता है। विच टेस्ट इज propounded बाय डॉक्टर एस जलोटा इन हिंदी फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 12 to 16 ईयर्स। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने किस परीक्षण का प्रतिपादन किया था, तो वो है जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा। Who propounded the two factor theory of intelligence, तो सबसे पहले टिक कर लेंगे, फिर इसको और डिटेल में पढ़ते हैं कि किसने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत यानी कि 2 कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो वो थे स्पेयरमैन। ठीक है, अब बात करते हैं कि थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कितनी है, तो यहाँ पे बहुत सारी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस हैं, आप लोग ध्यान से सुने। सबसे पहले आती है मोनो फैक्टर थ्योरी।
ठीक है। मोनो फैक्टर थ्योरी किसने दी है? बिने ने दी है। फिर सेकेंड आती है टू फैक्टर थ्योरी, जिसकी भी हमने बात की थी, तो वो दी है स्पेयरमैन ने। फिर आती है मल्टी फैक्टर थ्योरी, इसे नोट कर लीजिए, वो दी है थॉर्नडाइक ने। यानी कि थॉर्नडाइक यहाँ पर भी आ गए हैं, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में भी आ गए हैं। मल्टी फैक्टर थ्योरी इज गिवन बाय थॉर्नडाइक। फिर है ट्राई आर्किक थ्योरी, वो दी है स्टर्नबर्ग ने। फिर है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, थर्स्टोन ने दी है। मल्टीपल इंटेलिजेंस एच गार्डनर, क्रिस्टल एंड फ्लूइड, यह भी हम लोग ने बात की थी, ठीक है। थ्योरी किसने दी? कैटल ने दी है। एसओआई मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस जेपी गिलफोर्ड ने दी है, ठीक है। ये कुछ 8 टाइप्स की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है जिसके बारे में बात की है। इसे आप लोग वीडियो को ध्यान से सुन के नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हम बहुत जल्द नेक्स्ट जो 2016 का है वो लेकर आएंगे। ओके, अगर कोई भी क्वेरी हो आप लोग कमेंट करिए और उसमें पूछिए, आपको उससे रिलेटेड आंसर्स दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।